गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी व्याकरण में आज अपना टॉपिक है विराम चिन्ह। देखिए विराम क्या होता है। विराम का अर्थ होता है रुकना, और साहित्य या व्याकरण के अंतर्गत भी जो है, जब हम बोलते बोलते या लिखते लिखते थोड़ा विश्राम करते हैं या अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए थोड़े रुक जाते हैं तो उसको भी विराम कहते हैं। और विराम, हर विराम के बाद कोई न कोई सिंबल लगाया जाता है, चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए रमेश दिल्ली गया, मैंने ये बात ख़त्म कर दी, तो उसके बाद में ये खड़ी पाई का प्रयोग करता हूँ, इसको पूर्ण विराम कहते हैं। तो ये विराम चिन्ह है। कभी कभी हम जो है और भी दूसरे चिन्ह लगाते हैं। अरे तुम आ गए, तो इसके अंदर दो विराम चिन्ह लगे हैं। एक तो हमारे आश्चर्य का सूचक विस्मयादिबोधक चिन्ह, और दूसरा प्रश्नवाचक, हम पूछते हैं क्या तुम आ गए। तो ये सारे जो होते हैं चिन्ह, यही विराम चिन्ह होते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए पहले। जब वक्ता या लेखक अपने विचारों या भावों को व्यक्त करते समय बीच बीच में विराम लेता है यानी रुकता है, तो वह विराम के बाद कोई न कोई चिन्ह लगाता है, और इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि कभी तो पूर्णतः रुकता है वक्ता, और कभी कभी थोड़ी क्षणिक रूप से रुकता है। तो ये अलग अलग प्रकार के विराम हो जाते हैं। कभी अपनी बात खत्म करके विधान प्रकट करके रुकता है, तो कभी प्रश्न करने के मूड में वो रुकता है। तो ये सारे के सारे विराम चिन्ह कहलाते हैं। इसके बारे में विस्तार से आपको समझाऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले होता है पूर्ण विराम। सबसे पहले होता है पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम क्या होता है? नाम से ही पता चलता है पूरी तरह रुक जाना। जब हमारा वाक्य खत्म हो जाता है या एक कथन, एक विचार पूरा हो जाता है, तो वहाँ सेंटेंस खत्म होने पर हम एक पाई इस तरह का निशान लगाते हैं, जिसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि रमेश दिल्ली गया, इसके तुरंत बाद जो है जो चिन्ह लगाया गया है खड़ी पाई के रूप में, इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अर्धविराम। अर्धविराम का मतलब है जब हम आधा कथन पूरा कर देते, आधा कथन हमारा पूरा हो जाता है और आधा बकाया रह जाता है, तो वहाँ पर जो विराम चिन्ह लगता है उसे हम अर्धविराम कहते हैं। और ये जो विराम चिन्ह है, ये बिंदु और नीचे कोमा इस रूप में लगाया जाता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे उसने अपने माल को बचाने के लिए अनेक उपाय किए। फिर से देखो, उसने अपने माल को बचाने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु ये सब निष्फल रहे। तो किए के बाद हम एक दो क्षण के लिए रुक जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं। तो यहाँ पर बिंदु और कोमा लगेगा और ये अर्धविराम कहलाएगा। और तीसरे नंबर पर है अल्प विराम। देखो, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, यानी जहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए या थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे कल मैं, रोहित, रमेश और दिनेश दिल्ली जाएंगे। अब यहाँ पर मैं के बाद थोड़ा सा रुके, रोहित के बाद थोड़ा सा रुके, तो यहाँ दो जगह जो
हम थोड़ा थोड़ा रुके, इसको हम इसकी जगह पर हम जो विराम चिन्ह लगाएंगे वो अल्प विराम होगा। और अल्प विराम जो होता है वो एक छोटे कोमे के रूप में लगता है, जो नीचे एक कोमा लगता है, ये अल्प विराम कहलाता है। एक जैसी कई चीज़ों को गिनवाना है तो वहाँ भी ये लगता है, थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। और चौथे नंबर पर है प्रश्नवाचक। इसके लिए ये वाला चिन्ह लगता है जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए, तुम क्या कर रही हो। हमने किसी से सवाल पूछा तो उसके पीछे ये वाला चिन्ह लगेगा, इसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। ये भी विराम चिन्ह ही है, क्योंकि जब प्रश्न किया जाए तो पूर्ण विराम की जगह ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। विधानवाचक वाक्यों में पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। और 5वें नंबर पर है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसमें ध्यान देना होगा, ये आश्चर्य, दुख, शोक, घृणा, प्रेम, इन सब स्थितियों को, इन सब भावों को व्यक्त करने के लिए लगाया जाता है। और इसीलिए यहाँ पर विस्मय आदि लिखा गया है। विस्मय आदि, अकेला विस्मय नहीं, विस्मय जैसे अन्य भाव जिसमें शोक है, घृणा है, गर्व है, दुख है, आश्चर्य है, ये सब शामिल हैं। तो इस प्रकार के जो भी भावबोधक विचार होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हे भगवान अब क्या होगा, तो इसमें दुख प्रकट किया गया है और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं इस चिन्ह को हम यहाँ लगाएं, इस चिन्ह को हम हे भगवान इसके बाद भी लगा सकते हैं। अगर इसके बाद इसको लगाते हैं तो बाद में या तो पूर्ण विराम लगता है या फिर प्रश्नवाचक। अगर प्रश्न क्या, क्यों, कैसे आया है या प्रश्नवाचक भाव है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक भी लगाया जा सकता है। और ऐसे में भगवान के बाद विस्मयादि बोधक का प्रयोग होगा। दूसरा देखिए, अरे तुम जीत गए, तो इसके अंदर देखिए अरे के तुरंत बाद विस्मयादि बोधक लगाया गया है और जीत गए के बाद प्रश्नवाचक। कभी कभी प्रश्नवाचक नहीं लगाया जाता और पूर्ण विराम भी लगा दिया जाता है। तो हर्ष, शोक, घृणा, दुख, आश्चर्य, इन सब भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक का एक खड़ी पाई और उसके नीचे एक बिंदु के रूप में इस चिन्ह को लगाया जाता है। 6ठे नंबर पर जो विराम चिन्ह है वो है उद्धरण चिन्ह। देखो, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। इसमें कोमा लगता है। कोई भी कथन या वाक्य होता है उसके दोनों साइड, ऊपर की साइड स्टार्टिंग में और ख़त्म होते समय कोमा लगता है। ये दो तरह के उद्धरण चिन्ह होते हैं, एक इकहरे और एक दोहरे। इकहरे और दोहरे, इन्वर्टेड कोमा भी कहते हैं इनको, सिंगल इन्वर्टेड कोमा या फिर डबल इन्वर्टेड कोमा। और ये अलग अलग आवश्यकता के अनुसार प्रयोग होते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। जो इकहरे उद्धरण चिन्ह हैं उनका प्रयोग किसी रचना के नाम, यानी कोई भी फेमस प्रसिद्ध रचना इत्यादि है उसके नाम, पारिभाषिक शब्द के दोनों साइड, पारिभाषिक होता है विशिष्ट रूप से जिसके ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं, जिसको स्पष्ट करना चाहते हैं, प्रसिद्ध शब्द, या फिर किसी पुस्तक आदि के नाम, उसके आगे इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, मैंने प्रेमचंद का गोदान पढ़ा है, तो यहाँ पर देखिए गोदान के दोनों साइड हमने कोमे लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? क्योंकि अपने आप में एक पारिभाषिक या विशिष्ट शब्द है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर जो है गोदान, प्रसिद्ध चीज़ जो होती है उसके पीछे, किसी ग्रंथ के पीछे, क्योंकि एक पुस्तक भी है, किसी पुस्तक के दोनों साइड, या फिर जो है किसी रचना आदि के दोनों साइड ये कोमे लगाए जाते हैं। और दूसरे प्रकार के जो दोहरे उद्धरण चिन्ह होते हैं
वो किसी के कथन, किसी द्वारा कही गई बात के दोनों साइड लगते हैं। देखिए, सुभाष ने आह्वान किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ सुभाष का कथन आया है, उन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये नारा अपने आप में एक कथन था उस समय, और ये कथन होने की वजह से इसके दोनों तरफ डबल इन्वर्टेड कोमे या दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार किसी के कथन के दोनों साइड जो है कोमे लगाए जाते हैं, शुरुआती और बंद होने वाले कोमे, इनको हम जो है उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो दो प्रकार के उद्धरण चिन्ह आपको ध्यान में रखने हैं। और 7वें नंबर पर है निर्देशक चिन्ह और विवरण चिन्ह, या निर्देशिका भी कह देते हैं इसको और विवरणिका भी कह देते हैं। ये दोनों एक साथ मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि ये मिलते जुलते संदर्भ वाले होते हैं, एक जैसा ही प्रयोग है, लेकिन ये चिन्ह दो अलग अलग होते हैं। कभी कभी ये आपस में एक दूसरे का विकल्प बन जाते हैं, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा लिया है। जो निर्देशिका होती है वो एक लंबा घटा का निशान इस तरह से होती है, और जो विवरणिका होती है या विवरण चिन्ह होता है वो दो बिंदु विसर्ग की भांति और उनके सामने एक तिरछी रेखा, टेढ़ी पाई, इस रूप में होती है। अब इनका प्रयोग कैसे और किस स्थिति में होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निर्देशक का प्रयोग कैसे होगा। जब हमने किसी के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तब निर्देशिका का प्रयोग होता है। जैसे मैंने ऊपर वाले वाक्य में किया था, सुभाष ने आह्वान किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किया के तुरंत बाद मैंने यहाँ पर क्या लगा रखा है, ये जो है निर्देशिका लगा रखी है। तो इस तरह से निर्देशिका का प्रयोग किसी कथन को ज्यों का त्यों या जस का तस बताने के लिए भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोई उदाहरण दिया जाए तब भी, यानी हम कोई बात लिखने के बाद जैसे का प्रयोग करते हैं, जैसे, तो वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर कभी कभी विवरणिका का भी प्रयोग होता है इस तरह से, तो इसलिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा लिया था। ये एक दूसरे के विकल्प हैं, हमेशा तो नहीं, लेकिन उदाहरण आदि में जो है निर्देशिका का प्रयोग हो, विवरणिका का भी प्रयोग निर्देशिका के स्थान पर हो जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त रह गई विवरणिका। अब विवरणिका का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ हमें किसी चीज़ की डिटेल या किसी कथन की लंबी बात आगे बतानी है, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए, निम्न विषयों में से एक पर निबंध लिखें, ये विवरणिका लगाई गई, और फिर वो विषय बताए गए विस्तार से, क दीपावली, ख कंप्यूटर, ग विज्ञान, और भी विकल्प हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें लिखने के बाद विस्तार से बताना था कि किस किस विषय पर लिखना है, इसलिए यहाँ पर विवरणिका का प्रयोग किया गया या विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो ये निर्देशिका और विवरणिका, निर्देशिका के अंदर लंबा घटा का निशान होता है, विवरणिका या विवरण चिन्ह के अंदर जो है विसर्ग की भांति ऊपर नीचे दो बिंदु और एक टेढ़ी पाई तिरछी रेखा होती है। कुछ स्थितियों में ये एक दूसरे का विकल्प बन जाते हैं, और अन्यथा इन दोनों का अलग अलग प्रयोग होता है, जो मैंने आपको समझाया है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं, जो मैं अगले वीडियो में आपको विस्तार से समझाऊंगा। धन्यवाद।